उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी, मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने फ़ोन किया कि आप चुप रहिए। इसका जानने का एक ही तरीका है कि मुझे चुप करके वो बोले। हाँ। और वो जब बोले तो पता चल गया कि किस तरफ ले जा रहे हैं चीज़ें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं सत्यपाल मलिक, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के साथ हूँ। इसलिए साथ हूँ कि करण थापर के साथ सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका के बारे में, मगर उससे भी ज़्यादा इसलिए भी आज इनके साथ हूँ कि एक पूर्व राज्यपाल का बयान आता है। उस बयान की अपने आप में बहुत गंभीरता है, लेकिन इसके बाद भी इस गौरवशाली लोकतंत्र वाले इस देश में ज़्यादातर मीडिया उस खबर को नहीं दिखा, इनके इंटरव्यू की कहीं चर्चा नहीं होती है, ज़्यादातर अखबारों में वो खबर गायब कर दी जाती है। तो ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे, ताकि जब सत्यानाश के समय आपको लगे कि क्या किसी ने भी नहीं कहा, तो ऐसा ना हो, ये रिकॉर्ड 0/0 ना रहे। इसलिए मैं आया हूँ ताकि आपको पता रहे कि कोई था। और करण थापर के बाद और भी शायद लोग आएँ, लेकिन ये वाकई दुख की बात है कि आपने इतना गंभीर बयान दिया। और आज जब आपको उम्मीद थी कि आज जब अखबार खोलेंगे तो चारों तरफ हेडलाइन होगी, मगर कहीं थी नहीं। कम से कम रिपोर्ट कुछ किसी शेप में रिपोर्ट होता, रिपोर्ट तो होना चाहिए था। किसी भी शेप में रिपोर्ट किसी भी शेप में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, सिवाय एक टेलीग्राफ कलकत्ता के अलावा। तो आपने ऐसा कोई दौर देखा है आपातकाल के समय, उसके बाद में कि कोई वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हों प्रधानमंत्री के? इशू बयान का सवाल नहीं है, इशू कितना इम्पोर्टेंट था। जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था। उसमें जो हमारी गलतियां थीं उनको मैंने एडमिट किया था। और मैंने इनको, जब ये निकले वहाँ से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढाबे से मुझे फ़ोन किया और पूछा सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊँ दिल्ली तब बात करेंगे। फिर मुझे NSA का फ़ोन गया, उसने कहा सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना। बट द फैक्ट वॉज कि CRPF ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज़ मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन होने मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपना मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, तो वो सड़क से चल दिए। फिर उसमें और हमारी कमियां थी, जिसमें जहाँ से ये घटना हुई, जहाँ वो गाड़ी घुसी थी, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं। हर जगह कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन्ड, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां थी। उस जगह पे जो आप कह रहे हैं कि 10 और सड़कें आकर मिल रही हैं, उन सड़कों पर कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा नहीं थी। पर चूंकि आप राज्यपाल रहे हैं, तो जो काफिला गुजरने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है? तो वो सारे रास्ते बंद होते हैं तभी वो काफिला गुजरता है? प्रोटोकॉल तो कुछ होगा उसका? जब वो निकलता है, हाँ, उस वक्त एक जिप्सी वहाँ खड़ी हो जाती है, जो साइड लेन्स आती हैं उन्हें रोकने के लिए। जब निकल जाता है तब उसको खोलते हैं। तो अगर ये जांच हो, अगर ये सारी बातें साबित की जा सकती हैं कि वहाँ पर कोई जिप्सी खड़ी नहीं थी उन 10 या 10 में से, मैं तो खुद गया, मैंने मालूम किया कोई जिप्सी, नो प्लेस वाज मैन्ड। तो इसका पुलवामा के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी कि क्यों 900 लोग सड़क से जा रहे थे, जबकि इनका प्रोटोकॉल है सब फोर्सेस का कि वो एक साथ सड़क से इतनी नफरी को लेकर नहीं चलते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने प्लेन मांगा, प्लेन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। असली जिम्मेवारी ये थी होम मिनिस्ट्री वाली। पर सतपाल मलिक जी, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये बात आपने तब भी कही थी टेलीविज़न में जब आप फ़ोन से इंटरव्यू दे रहे थे कि प्रोटोकॉल है कि इतनी गाड़ियां एक साथ काफिला लेकर कोई नहीं निकलती हैं, गाड़ियां जो हैं। पर ये प्रोटोकॉल है क्या? वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा रिवाज है, मैं जानता नहीं कि लिखित है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ नहीं गुजरता है। तो पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता रहा है, एयरक्राफ्ट? हेलीकॉप्टर का टुकड़े टुकड़े में जाते थे, पर इतना बड़ा काफिला रेयर है एक तरह से। जी। पर ये आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग हुई, प्लेन की मांग, अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता।
कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इस जानकारी का एक्सेस कैसे है? मतलब क्या सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के बीच में पत्राचार हो रहा था? नहीं, मुझे ये सीआरपीएफ के लोगों ने बताया कि साहब हमने तो प्लेन मांगा था, अगर हमको प्लेन मिल जाते तो हम सड़क से आते ही नहीं। तो मैंने वो पहले ही दिन रिएक्शन में अपने इसका जिक्र कर दिया था। आपको उसी वक्त चुप करा दिया गया। ये जो चुप कराने की भाषा थी वो किस तरह की भाषा थी? वो इस तरह की भाषा क्या वो प्यार से समझाया जा रहा था या धमकाया जा रहा था? प्यार से ही कहा जा रहा था कि हम दिल्ली आ जाएं तब इस पे वो करेंगे, अभी आप किसी को कुछ मत बोलना। और ये बातचीत कैसे हुआ करती थी? मोबाइल फोन से या लैंडलाइन? ऐसे हुआ था कि ये अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है फ़ोन का। तो जब उससे निकल के एक ढाबे से इन्होंने मुझे फ़ोन किया। ढाबे से? ढाबे से, जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फ़ोन किया और मेरे से पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी, अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पे चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊं तब बात करेंगे। पर मलिक साहब, आपका अपना आप एक राजनेता हैं, सक्रिय राजनेता हैं, सोचने समझने वाले हैं। जब ये चुप कराया गया तो कुछ खटका था आपको? मैं समझ गया था कि ये क्या है, चुनाव से कुछ रिश्ता है। ये है कि जो है वो नहीं बताया जाएगा, जो है वो नहीं बताया जा रहा है। आप काफी कुछ समझ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन प्रधानमंत्री के बाद आया। और कितनी देर के बाद आपने प्रधानमंत्री को पहली बार संपर्क किया था घटना हो जाने के बाद? क्या आप बहुत फोन मिला रहे थे? मैं तो उनको कर नहीं सकता था चूंकि वो अवेलेबल नहीं थे फोन पे। उन्हीं का फोन आया था, तब तक मैं 1-2 चैनल को ये बता चुका था बात। अच्छा, पर आप उनको अप्रोच नहीं कर सकते थे? उनका फोन आया और उनका फोन घटना की कितनी देर बाद आया? घटना के आया होगा 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद आया होगा, क्योंकि ये जरूरी है जानना, क्योंकि ये बात कही जाती है कि जहां वो शूटिंग कर रहे थे वहां फोन नहीं था। ऐसी चर्चाएं कई बार छपी हैं। हम यहाँ पर आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आसपास बहुत सारा फोन है, आपका भी है, हमारा भी है, साइलेंट है, पर आमतौर पे बंद कर दिया जाता है। कॉर्बेट पार्क में मैं खुद गया हूँ, वहाँ फोन की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। पर प्रधानमंत्री हैं आप, एक परमाणु ताकत से लैस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहाँ ऐसे चले जाएंगे? फिल्म बनवा रहे थे अपने पे, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। पर वॉकी टॉकी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिना संचार के तो वहाँ नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी। वो चाहते तो वहाँ सुविधा हो सकती थी, मगर ऐसा कोई क्यों चाहेगा? कोई राजनेता, कोई राज्यपाल, शूटिंग ही तो करनी है। क्यों डिस्टर्ब होना उसी शूटिंग को? एक विदेशी जर्नलिस्ट था जो इनकी शूटिंग कर रहा था और उसकी हिदायत थी कि आप होंगे और मैं आऊँगा और कोई नहीं होगा। पर आसपास सिक्योरिटी वाले तो होंगे, पर उस चक्र में तो कम्युनिकेशन तो हो सकता था। अब मैं नहीं जानता वहाँ क्या थी, वहाँ आप नहीं जानते हैं, पर आपकी बातों से मुझे लगा कि काफ़ी कुछ जानना चाहिए, कॉल डिटेल से जानना चाहिए कि कब फ़ोन आया है, उन्होंने कितनी बार फ़ोन किया था? मुझे 1 ही बार किया बाहर निकलने के बाद। और उसके बाद इस मसले पर आपसे कोई दोबारा कोई बातचीत नहीं? तो आके इन्होंने जो अपना स्टैंड लेना था वो ले लिया और मैं समझ गया कि ये, तो मैं चुप हो गया। और आपसे कोई फिर बातचीत नहीं हो रही थी? ये शहीदों के जो पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाने थे, उस प्रक्रिया में भी आपसे कोई बात नहीं कर रहा था? उसमें राजनाथ जी गए थे उनको लास्ट वो देने के लिए कंधा, उसमें मैं उनके साथ था फिल्म को कंधा देने में।